जो ही आया, जो ही इस देश में लॉकडाउन लगा, तो सबसे पहले बदले की राजनीति की शुरुआत सत्ता पक्ष के द्वारा की गई। पुराने पुराने मामलों को निकाल करके न सिर्फ स्टूडेंट लीडर को, बल्कि मानव अधिकार के जो कार्यकर्ता हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, किसी भी चीज़ का रिपोर्टिंग करने के चलते न सिर्फ उनका न्यूज़ पोर्टल बंद किया गया, बल्कि उनके ऊपर सेडिशन जैसे केस किए गए। अब ये बात अपने आप में जो है आज स्पष्ट हो चुकी है। सरकार कह रही है कि मज़दूरों की मदद कीजिए, सरकार कह रहे हैं कि गरीबों की मदद कीजिए। यही बात कोई व्यक्ति कह दे कि आप सरकार मज़दूर की मदद कीजिए और गरीब की मदद कीजिए, तो उसको देशद्रोही कहना शुरू कर देते हैं। ये कहना शुरू कर देते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीति, बदले की राजनीति संकट के दौर में होना, ये अपने आप में बहुत दुख की बात है। ये लगातार हो रहा है। आप जामिया के स्टूडेंट को देख लीजिए, किस तरीके से उनको पुराने मामलों में जो है बेसिर पैर के तर्क के साथ जो है उनको गिरफ्तार किया गया है, और ख़तरनाक कानून के तहत, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो कोई दुर्दांत अपराधी हों, कोई आतंकवादी हों। इस तरीके का एक्ट लगा करके, सेडिशन एक्ट के तहत जो है पत्रकारों को जो है बुक किया गया है। मैं स्पेसिफिकली छात्र नेताओं पे आना चाहती हूँ, और ख़ासकर उन पर जो कि CAA NRC के प्रोटेस्ट, जो माना गया कि भारत में शायद बहुत सारे सालों में एक लोकतंत्र का जो जश्न जिसे कहते हैं, जिसमें लोकतंत्र अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ सड़कों पर नज़र आया कि अगर नागरिक है, उसे किसी बात से समस्या है, और ख़ासकर इतनी बुनियादी समस्या जो कि उसके सिटीजनशिप राइट्स को लेकर है, उनमें सामने आया। उनमें ख़ासकर इंडियन एक्सप्रेस की मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी कि न सिर्फ कि वो 6 लोग जिनको कि लॉकडाउन के अंदर उनके ऊपर UAPA का चार्ज लगाया गया, उनमें से आपके करीबी उमर खालिद भी शामिल हैं जो JNU में आपके साथ रहे। इसके अलावा मीरान हैदर और सफूरा जरगर, 3 महीने की प्रेग्नेंट ये लड़की जो कि कोऑर्डिनेटर थी, ऐसा बताया जाता है, या एक शामिल थी, एक हिस्सा थी NTCA NRC प्रोटेस्ट का, उसको भी जेल में बंद किया गया है। इसमें जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, PFI, आयसा और जामिया और JNU के दर्जन भर से ज़्यादा ऐसे छात्र हैं जिन पर पुलिस की नज़र है। उनमें से एक चंदन कुमार ने इस बात को बाकायदा बोला है कि उसको दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल ब्रांच है उसने बुलाने की कोशिश की। उसने कहा कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश होना चाहता है, उसको इस बात के लिए इजाज़त नहीं मिली। देखिए, ये एक तो जब हम लोग मज़दूर, इकॉनमी और कोरोना संकट उस पर चर्चा कर रहे थे, उस दौरान मैं एक बार 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 बोलने की कोशिश कर रहा था, साइंटिफिक टेम्पर, मज़दूर होने का कॉन्शियसनेस, ये सब चीज़ सिखाता कौन है? यूनिवर्सिटी सिखाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि हर बार सरकार के निशाने पे देश के विश्वविद्यालय रहते हैं। ये विश्वविद्यालय निशाने पे क्यों रहते हैं? इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं अपना स्वयं आपको बताता हूँ। अगर मैं JNU में नहीं पढ़ा होता तो मैं भी इन्हीं प्रवासी मज़दूरों के साथ झोला लेकर के उन्हीं पटरियों पे, उन्हीं सड़कों के किनारे चलते हुए अपने गांव पहुंचने की जद्दोजहद कर रहा होता। यही हकीकत है कि इस देश में एक बड़ी आबादी जो इस देश की शहरों को बनाया है, सड़कों को बनाया है, वो जो आबादी है, उस आबादी के बारे में लोग सोच ना सकें, उनके हक और अधिकार की बात ना कर सकें। और ऐसा करते हुए विश्वविद्यालय पहले पाए गए हैं, CAA NRC के दौरान भी पाए गए हैं। तो सरकार को लगता है कि ये जो कोरोना महामारी है, ये जो संकट है, एक बड़ा सवाल सरकार के ऊपर खड़ा हो सकता है। ये सवाल कौन खड़ा करेगा? ये सवाल खड़ा करेंगे ये जो लोकतंत्र के भीतर किसी पार्टी के द्वारा खड़ा किए गए विपक्ष नहीं है, ये डिसेंट के फॉर्म में एक विपक्ष के रूप में आज खड़ा हुए हैं। ये अगर बाहर रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से सरकार से जब CAA NRC पे सवाल कर रहे थे तो वो कोरोना पे भी सवाल करेंगे। वो ये सवाल भी करेंगे कि संबित पात्रा घर में बैठ करके मास्क सिल रहे हैं, जबकि वो डॉक्टर हैं। अभी उनको जा करके हॉस्पिटल में लोगों का इलाज करने में मदद करना चाहिए। वो हर दिन TV पे बैठ करके बिना सिर पैर की बात करके सरकार को कुतर्क से जो है सही साबित करने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। दूसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर कफील, जो जेलों में बंद पड़े हुए हैं, जो अलग अलग समस्याओं के दौरान, चाहे बिहार में बाढ़ आई हो, चाहे बिहार में चमकी बुखार आया हो, वो खड़ा होकर के लोगों की मदद कर रहे थे। तो ये जो एक बाइनरी है, इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन ये 2 पहलू हैं इसके। पहली बात तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इन लोगों को दिल्ली हिंसा की बात कह के, और दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने बहुत साइंटिफिक, हमारे पास एविडेंस है जिसके आधार पर हम ये कह रहे हैं, तो क्या इनको CAA NRC प्रोटेस्ट में सज़ा के तौर पर, प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए सज़ा के तौर पर इनके ऊपर ये मुकदमे दायर किए जा रहे हैं? पहली बात। या फिर
लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ये पूरा आंदोलन फिर से खड़ा ना हो जाए, तो इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए, क्योंकि यही जो एक्टिविस्ट हैं यही इसकी रीढ़ की हड्डी थे, ये कोशिश की जा रही है। दोनों में से कौन सी तस्वीर आपको ठीक लगती है? देखिए, एक बात तो ये है कि लॉकडाउन के बाद देश और दुनिया की राजनीति पूरी तरीके से बदल जाएगी, और सिर्फ राजनीति नहीं बदलेगी, ऑफिस का कल्चर बदल जाएगा, काम करने का तरीका बदल जाएगा, लोगों का सोशल बिहेवियर बदल जाएगा। और मुझे तो एक बात जो बार बार लग रही है, जो इस दौरान बहुत सारे लोगों के द्वारा नहीं बोली जा रही है, मुझे तो लगता है कि हमारे देश में मानसिक तनाव जो है एक सबसे बड़ा महामारी का रूप धारण करने जा रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या जो है ये, चूँकि 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी देश में पहले से थी, इकॉनमी का जिस तरीके से आज दिवाला निकला है, जिस तरीके से लोगों के काम धंधे बंद हुए हैं, मुझे लगता है कि मानसिक तनाव जो है बहुत बड़ी समस्या बनने जा रही है। तो आगे लॉकडाउन के बाद क्या होगा, फिर से प्रोटेस्ट खड़ा हो जाएगा, मुझे ये संभावना थोड़ी छीन लगती है। ये संभावना मुझे ज़्यादा प्रबल लगती है, जिस वजह से हमेशा अपोजिशन को काउंटर किया जाता है, टारगेट किया जाता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि जो ही लॉकडाउन शुरू हुआ, एक पोस्टर जो है वो इंटरनेट पे घूमना शुरू हुआ, कुछ लोगों का पिक्चर लगा करके कि ये लोग कहाँ हैं। ऐसा लग रहा था कि वो सारे लोग जो हैं वो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, उनकी जिम्मेवारी है देश को चलाना। उसके बाद सबसे भोंडी तस्वीर जो आनी शुरू हुई कि एक केला लेकर के 18 आदमी, 9 आदमी दाएं से, 9 आदमी बाएं से, और बीच में बेचारा एक गरीब मजदूर, उस 18 आदमी एक केला उस मजदूर को देते हुए फ़ोटो खिंचा रहे थे। ये दोनों चीज़ क्यों किया गया? इसको कहते हैं एक तीर में दो शिकार करना। इसको इसलिए किया गया, पहला ये कि सरकार से लोग सवाल पूछना बंद कर देंगे कि स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है, देश का लेबर मिनिस्टर कौन है। अगर मैं हठास आपसे पूछ दूं तो आपको भी ना याद हो, बताइए कौन है लेबर मिनिस्टर। लोगों को पता नहीं कि देश का लेबर मिनिस्टर कौन है। हजारों लाखों मजदूर पैदल चले जा रहे हैं। इन चीज़ों पे सवाल कौन खड़ा कर सकते हैं? इन चीज़ों पे वही लोग सवाल खड़ा कर सकते हैं जिनको वॉइस ऑफ डिसेंट इस देश में कहा जाता है। उस वॉइस ऑफ डिसेंट को क्रिमिनलाइज करने के लिए एक पुराने मामले में, जहां उनकी उस तरीके से कोई गलत भागीदारी नहीं है, ठीक है, क्या है नहीं है जांच होगा, न्यायालय को अपना काम करने के लिए दीजिए, लेकिन लॉकडाउन के बीच में ऐसा क्यों करना पड़ा? जब आप कह रहे हैं कि जेल से कैदियों को छोड़ना पड़ रहा है, काहे भाई कि जेल में कोरोना ना फैल जाए, और अंडर ट्रायल्स को रिहा किया जा रहा है। न सिर्फ कि भारत में, पूरी दुनिया में रिहा किया गया। और यहाँ आप जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लोगों को, जो बीमार लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के जो है आप जेल में बंद कर रहे हैं। नहीं, कन्हैया, एक बहुत साफ सवाल ये भी पूछना चाहती हूँ कि जिन एक्टिविस्ट को पकड़ा गया है उनमें 90% जो है वो मुस्लिम हैं, और इन मुस्लिम एक्टिविस्टों पे इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि ये दिल्ली हिंसा में शामिल रहे, इसकी वजह से इनके ऊपर यूएपीए के तहत इनके ऊपर जांच ये दिल्ली बेस्ड हुआ है। ये दिल्ली बेस्ड हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको दूसरे शहरों की बात करूं या दूसरे केस की बात करूं, आपके ही जो बिल्कुल मतलब सिद्धार्थ वरदराजन, हाँ, उनके ऊपर केस कर दिया गया यूपी में, ठीक किया गया। लेकिन मैं इसको इसलिए जोड़ना चाहती हूँ इससे कि इन एक्टिविस्ट को पकड़ा गया दिल्ली हिंसा के आरोप में, कि दिल्ली हिंसा में ये दिल्ली में रह रहे एक्टिविस्ट, इनको हम पूछताछ कर रहे हैं या इनके ऊपर इसका आरोप है। और आप ये देखिए कि दिल्ली हिंसा में मारे गए जो ज्यादातर लोग हैं, मोर देन 80% लोग, ये हम कह रहे हैं कि ये छोटे छोटे जगह तक हुआ है। हाँ, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि विक्टिम भी उसी कम्युनिटी से आ रहा है, और जो उसका परपेट्रेटर है, जो आरोपी है, वो भी उसी कम्युनिटी से आ रहा है। ये वही टैक्टिस है ना जो मैं कह रहा था आपको, कि एक तीर से दो शिकार हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री लूडो खेल रहे हैं, इस पे कोई सवाल भी नहीं पूछेगा, और विपक्ष इस पे सवाल खड़ा करे उससे पहले उसको बदनाम भी कर दिया जाएगा। तो यही पॉलिसी दिल्ली में अपनाई गई है कि अब कौन जो है वो पता नहीं, एक मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब के बेटे हैं यहाँ पे, या जो हमारे वित्त राज्य मंत्री हैं, या जो वो एक मिश्रा जी हैं, तो उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उनको बचा भी लिए। दिल्ली दंगा के पूरे मामले से उनको बचा भी लिया, और जो लोग बोल रहे थे उनको फंसा भी दिया। तो एक तीर से दो शिकार हो गया। मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ है, ये पूरे देश में हुआ है। मैं अगर बेगूसराय का एग्जाम्पल लूँ तो 2 कस्टोडियल डेथ का मामला है। एक लड़के का जो है इंटर कास्ट मैरिज का मामला था, उसको पुलिस पकड़ करके ले गई। पुलिस में उस थाने में कस्टडी में जो है उसकी लाश पंखे से लटकी हुई मिली। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिर दूसरा लड़का जो इस मामले को उठाया, उसको भी पुलिस पकड़ करके ले गई, और ये कहा जाता है कि उसके साथ मारपीट हुई और फिर इलाज के दौरान जो है उसकी मौत हो गई।
आप गुजरात में देखिए, एक न्यूज़ पोर्टल चलाने वाले पत्रकार के ऊपर जो है वो सेडिशन का और केस उसको दर्ज उसके किया गया। वकील से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। हाँ, तो मैं इसको मैं यही एक चाहता ही हूँ तरह कि से देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? जी, मेरा मानना है कि इस देश में जो वॉइस ऑफ डिसेंट हैं, जो इस देश के कमज़ोर तबके के लोगों की हक की बात करते हैं, चाहे वो मज़दूर की बात करें, चाहे वो माइनॉरिटी की बात करें, चाहे वो दलित की बात करें, चाहे इस देश के जो आम लोग हैं फ्री उनके प्रेस की- हक और अधिकार की और बात फ्री करें, प्रेस के ऊपर भी जिस उन तरह से हमला तमाम लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में टारगेट करके उनको पकड़ा जा रहा है। और उनके पकड़ने से क्या हो रहा है, जो दूसरे तरह के लोग हैं उनके भीतर डर भी पैदा किया जा रहा है कि आप अगर अभी कुछ बोलेंगे तो आपके ऊपर पेंडेमिक एक्ट लगा दिया गया। जैसे बहुत सारे लोगों ने इस दौरान जगह जगह पे, हमारे साथियों ने जो मदद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। दिन भर हम लोग जो है फ़ोन पर लोगों की मदद करने की कोशिश करते रहते हैं, राशन पहुंचाना, दवाइयाँ पहुंचाना, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुंचाया जा सकता है उसकी व्यवस्था करना। लेकिन एक चीज़ जो मैंने महसूस किया कि अक्सर हमारे लोग भी हमसे पूछते हैं कि देखिए ना, कह रहा था कि आपकी कोई तस्वीर नहीं आई है आटा देते हुए। तो हम बोले ये तो बड़ी जो है नहीं, बात सही उधेड़बुन, है, मैंने भी आपकी कोई तस्वीर नहीं हाँ, तो देखी ये आटे उधेड़बुन की। वाली आप स्थिति कहाँ है हैं? ना। आपका वो बोर्ड लगना चाहिए बाहर के, हाँ कहाँ वही गए थे है, नहीं मतलब बाहर। आटे के पैकेट के ऊपर हम अपना फोटो लगा देते हैं। तो मेरा कहना है कि रात को डकैती करें और सुबह में जो है वो पूजा दे दें या दान करें या लोगों को खाना खिलाते हुए मिले, ये धंधा नहीं करना है। ये राजनीति ही अगर करना होता तो हम लोग जो है डिसेंट की लड़ाई और डेमोक्रेसी की लड़ाई और चीज़ों को डेमोक्रेटिक करने की लड़ाई नहीं लड़ रहे। तो कन्हैया ये बताइए कि इस पूरे माहौल में जहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई लोकतांत्रिक सरकारें, जिसमें हम बार बार सीना ठोक के कहते हैं हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो हम हैं, ऐसे में जो तानाशाही प्रवृत्तियां नज़र आ रही हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर पहले से ही कमज़ोर नहीं कर दिया गया, जो इस पूरे पैंडेमिक को एक तरह से बहाना बनाकर किया जा रहा है, ऐसे में विपक्ष का क्या रोल है, आपके जैसे लोगों का क्या रोल है? देखिए, एक बात तो ये है कि सरकार आज समझे कि कल समझे, विपक्ष आज समझे कि कल समझे। ये जो संकट आज हमारे सामने खड़ा हुआ है, ये लड़ाई एक पार्टी का दूसरे पार्टी के खिलाफ से होने से ज़्यादा, ये लड़ाई आज मानव बनाम नेचर का हो गया है। जिस तरीके से हमने नेचर की का हवा निकाला है, उसकी धज्जियाँ उड़ाई हैं, स्वाभाविक रूप से इस तरह के संकट लगातार हमारे जीवन में पैदा हो सकते हैं। इसीलिए आज हमारा जो पहला कॉन्ट्रडिक्शन है जीवन का, वो बन चुका है ह्यूमैनिटी वर्सेस नेचर। दूसरा ये है इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट। मैं ये समझ रहा हूँ कि पोस्ट पेंडेमिक जो सिचुएशन होगा उसमें इंडिविजुअल राइट्स को लेकर के सारे इंडिविजुअल्स को एक नए तरीके का कलेक्टिव फॉर्म करके स्टेट से अपने राइट को लेकर के बार्गेन करना पड़ेगा। वो बार्गेनिंग सिर्फ इस फॉर्म में नहीं होगा कि हमको वोट देने का अधिकार है और हमको सरकार चुनने का अधिकार है, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। इसमें जो आज हमारी नई तरह की ज़रूरतें पैदा हुई हैं, उसमें राइट टू प्राइवेसी का क्वेश्चन है, उसमें जो है हमको फ्री इंटरनेट का सवाल है, उसमें जो है आज फिजिकल लेबर जब कम हो जाएगा और वर्चुअल लेबर की जो है संख्या बढ़ जाएगी तो हमको नए तरह का लेबर कानून का ज़रूरत पड़ेगा। ये तो नया कानून बनाने का छोड़ दीजिए, ये जो पुराना कानून है उसको भी समाप्त कर रहे हैं। तो एक नए तरह का लड़ाई जो है वो शुरू होने वाला है। नहीं, पूरी दुनिया में भी इस तरह की चर्चा हो रही है कि लोग जो हैं वो प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स अलग से बना रहे हैं, फोरम्स बना रहे हैं। मैं आज ही पढ़ी थी अरुंधति रॉय, नोम चॉम्स्की और इसके अलावा 2-4 और लोगों ने कहा है कि जो प्रोग्रेसिव ताकतें हैं पूरी दुनिया में, उनको इकट्ठा होना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस, लॉकडाउन, इस सब के मद्देनज़र बड़े बड़े लोकतंत्र दुनिया के, जिनको इस बात को लेकर गर्व है कि लोकतांत्रिक उनके ट्रेडिशंस रहे हैं, वहाँ भी तानाशाही प्रवृत्तियाँ जन्म ले रही हैं। भारत में विद इन इंडिया ऐसी कोई तानाशाह पहले ही आ गए थे। हाँ। इसीलिए मैंने अपनी बातचीत के शुरू में ही एक बात कहा कि जो दुनिया की इकोनॉमी का फिनेंशियल क्राइसिस है, जो मार्केट का क्राइसिस है, वो ऑलरेडी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक ऑथोरिटेरियन पावर को ले आया था। अब वो ऑथोरिटेरियन पावर जो है वो और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है इस पेंडेमिक के आड़ में। क्या लोगों की जो असुरक्षा की भावना है इसका फ़ायदा उठाकर? स्वाभाविक रूप से आज जिस तरीके का फियर साइकोसिस है महामारी को लेकर के, जॉब को लेकर के, दूसरी तरह की सिक्योरिटीज़ को लेकर के, तो उसमें लोग जो हैं वो रिजीम बदलने का रिस्क नहीं लेते हैं। और आप देखेंगे कि जिस तरीके का आज हमारे देश में लोगों के पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है, जो प्रोपेगेंडा का रोल है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो अथॉरिटी के पक्ष में बात करने वाले लोग हैं उनका जो प्रोपेगेंडा का कैपेसिटी है वो ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए आप देखेंगे कि सरकार चाहे कुछ नहीं करे
लेकिन सिर्फ आ करके कुछ घोषणा कर दे तो उसकी वाहवाही होनी शुरू होती है। मैं तो कहता हूँ कि किसी दिन प्रधानमंत्री आ जाएं स्क्रीन पे और कुछ ना बोलें, 2 मिनट का मौन धारण करके चले जाएंगे, फिर भी शाम को पत्रकार ये कहेंगे वाह क्या बात किया है प्रधानमंत्री ने, वाह क्या बात। उनकी खामोशी की ज़बान को समझना उनकी चाहिए। खामोशी, उनके चेहरे को पढ़ते हैं आप। माने 20 लाख करोड़ और मंत्रियों की हालत ये है कि उनको ये तक नहीं पता है कि देश में 80 करोड़ परिवार नहीं है। देश में 80 करोड़ परिवार होते तो देश की आबादी जो है 350 करोड़ से ज़्यादा हो जाती। इतनी बेसिक जानकारी नहीं है। और आप मुझे बताइए कि कौन सी मिनिस्ट्री कौन सा काम कर रहा है।